नमस्कार, स्वागत है आपको यूपीएससी पर। यह है आपकी ज्योग्राफी क्लास। इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ाना शुरू किया था, तो ये उसी के आगे क्लास है और आज हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। अलग अलग देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक क्रस्ट है, कहाँ से कहाँ तक मेटल है, कहाँ से कहाँ तक आपका कोर है और उनका विभाजन किस आधार पर किया गया है, कैसे किया गया है, उन सब पर पूरी बातचीत करेंगे। क्लास को स्टार्ट करूँ उससे पहले आपसे दो बात करना ज़रूरी है। लगातार वीडियोस पर व्यूअरशिप घटी है, इसके पीछे का कारण मैं आपसे जानना चाहता हूँ। क्या जो क्लासेस मिल रही हैं वो आपके लिए उपयोगी नहीं है या आप उसमें कोई सुधार चाहते हैं? यदि आप ऐसा चाहते हैं तो कृपया करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी समस्या को वहाँ पर ज़रूर लिखें। आप लिखें कि आपको कौन सब्जेक्ट की क्लास चाहिए, कौन सी सब्जेक्ट क्लास चाहिए या किस टीचर से चाहिए। इसके अलावा और क्या क्या आप चाहते हैं उन यूपीएससी पर, कैसे वीडियोज़ आपको मिलें, तो वो आप ज़रूर बताएं लिख करके। आपके अनुसार हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका फ़ायदा हो सके, आपकी तैयारी बेहतर हो सके। लेकिन इसके लिए आपको कमेंट ज़रूर करना होगा, आपको लिख के बताना होगा कि हमें सर ये चाहिए, ठीक है ना। तो ये काम आप कर लेंगे, उम्मीद करता हूँ। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने की कोशिश करते हैं। चित्र मैंने पहले बना लिया था क्योंकि ये समझ लेता ज़्यादा चित्र बनाने में, ठीक है। तो इस चित्र के माध्यम से आपको समझाएंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है और वो कैसे वर्क करती है, कैसे चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं इस चित्र में मैंने पृथ्वी का एक जो है पार्ट कट करके बना लिया है, एक जो है चित्र के रूप में। हालांकि पृथ्वी का पार्ट कट करना किसी के बस की बात नहीं है। एक चित्र मैंने काट के बनाया, जैसे आप किसी गोले को, कभी तरबूज को आपने काटा होगा ऐसे चाकू डाल के ऐसे, तो उसी तरीके से मैंने काट के एक निकाल लिया है। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो मैंने काट के निकाल लिया है, जो कि पृथ्वी आपकी क्या है, लगभग गोल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है, जिसे आप क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट की जो मोटाई है वो 0 से लेकर के 30 या 34 किलोमीटर के आसपास है। कई जगह पर 30 लिखा हुआ, कई जगह पर 34 लिखा हुआ है। तो मैंने इसीलिए दोनों आपको बता दिया कि 30 भी कई किताबों में लिखा हुआ है और 34 भी लिखा हुआ है। तो चूँकि ये जानकारी बहुत स्पष्ट नहीं होती है, इसलिए ये हमेशा रेंज में हो सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो जो क्रस्ट की मोटाई है वो कितनी है, 30 से 34 किलोमीटर है क्रस्ट की मोटाई, ठीक है ना। इस क्रस्ट का जो घनत्व है वो कितना है, 2.8 के आसपास है। और जैसे ही ये बिल्कुल मेटल के पास पहुंचता है, यानी कि अपने आखिरी छोर पे पहुंचता है, तो इसका घनत्व 3.0 यानी कि 3 हो जाता है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पृथ्वी में जैसे ही आप नीचे जाते हैं तो घनत्व क्या है, बढ़ता हुआ चला जाता है। पृथ्वी के कोर का घनत्व 13.6 के आसपास है। वहीं अगर औसत घनत्व देखें, अगर पृथ्वी का औसत घनत्व आप देखें, औसत घनत्व यदि आप देखें तो ये 13 के आसपास है, ठीक है ना, ये 13 के आसपास है। तो इस प्रकार आप देख पाते हैं कि घनत्व जो है नीचे जाने पर बढ़ रहा है। हम बात कर रहे थे क्रस्ट की, तो क्रस्ट जो है ये 2 भागों में बटा हुआ है, एक ऊपरी क्रस्ट, एक निचली क्रस्ट, ठीक है। तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट ये 2 भागों में बटा हुआ आपका क्रस्ट है। क्रस्ट जो है बेसाल्टिक चट्टानों से मिलकर के बना है। किससे? बेसाल्टिक चट्टानों से मिलकर के बना है। बेसाल्टिक चट्टानों से मिलकर बना है। क्रस्ट बेसाल्टिक चट्टानों से मिलकर के बना है, ठीक है ना। क्रस्ट में जो उसका धरातल है, यानी कि जिसे आप क्रस्ट कहते हैं, वो सियाल और सीमा से मिलकर के बना है। इन दोनों से मिलकर के बना है। अब आप कहेंगे कि ये सियाल और सीमा क्या है? सियाल का मतलब होता है सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम, ठीक है, सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम। और सीमा का मतलब होता है सिलिकॉन प्लस
मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है ना। तो सीमा का मतलब होता है सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। तो जो क्रस्ट है आपका वो इसी से मिलकर के बना है, सियाल और सीमा से मिलकर के बना है, ठीक है ना। क्रस्ट से जैसे अब आप जानते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी कैसे मिलती है, तरंगों के द्वारा मिलती है। तो जो तरंगे हैं वो जैसे क्रस्ट से नीचे जाती हैं तो उनकी स्पीड और बढ़ जाती है, क्योंकि अंदर क्या है, जो माल है ना वो ज़्यादा टाइट है, इसलिए स्पीड और बढ़ जाती है। तो इसी स्पीड के घटने से फिर घटने के तुरंत बाद बढ़ने को असंबद्धता कहा जाता है, डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। और इस डिसकंटिन्यूटी का, जिससे निचला क्रस्ट और ऊपरी मेटल अलग होते हैं, उसे मोह असंबद्धता कहा जाता है। क्या ये मोह होगा, मोह असंबद्धता, मोह असंबद्धता कहा जाता है, ठीक है ना। तो मोह असंबद्धता से कौन कौन अलग होता है, निचला क्रस्ट और ऊपरी मेटल मोह असंबद्धता से अलग होता है। असंबद्धता का इंग्लिश मतलब क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी, यानी कि जहां पर कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई वहां पर असंबद्धता आ जाता है। और इस असंबद्धता की खोज किसने की, मोह ने की, इसीलिए इसे मोह असंबद्धता कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में आपका आता है मेटल। लेकिन मेटल से आप ऊपर देख पाएंगे कि मेटल भी दो भागों में बटा हुआ है, एक है आपका ऊपरी मेटल और दूसरा है आपका निचला मेटल। तो मेटल भी दो भागों में बटा हुआ है और मेटल अपने आप में पृथ्वी का 82% आयतन जो है घेरे हुए है। कितना, 82% वॉल्यूम यानी कि आयतन घेरे हुए है, 82% आयतन ये घेरे हुए है। अब ये जो मेटल है ना, इससे ऊपर जो मैंने ये डाट डाट करके मैंने बनाया, ये दुर्बल मंडल है। ये क्या है, दुर्बल मंडल है। ये जो है आपका दुर्बल मंडल है। और इसे दुर्बल मंडल क्यों कहा जाता है, इसे दुर्बल मंडल क्यों कहा जाता है, यहाँ पर गर्म मैग्मा जो है वो प्लास्टिक अवस्था में है। क्या है, प्लास्टिक अवस्था में है। और यही मैग्मा जब ऊपर उठता है इस प्रकार से, ठीक है, या इस प्रकार से ऊपर उठता है, तो जो क्रस्ट है पृथ्वी का, जैसे ये क्रस्ट मान लीजिए पृथ्वी का है, तो ये इन्हीं मैग्मा के कारण ये जो क्रस्ट है ना, ये आगे पीछे होते हैं। क्रस्ट दो प्रकार के होते हैं, एक तो महाद्वीपीय क्रस्ट, एक महासागरीय क्रस्ट। आप आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार क्रस्टों से जो है नए धरातल का निर्माण होता है, ठीक है ना, आगे आप उसको पढ़ेंगे। तो इसी मैग्मा के जो है उठने से ये क्रस्ट जो है आगे और पीछे होते हैं, यानी कि उनमें एक गति जो है, मोशन आ जाती है इसी की वजह से, ठीक है ना। और ये जो है ये प्लास्टिक अवस्था में है। तो शुरुआत में जब यहाँ से जो है तरंगे आती हैं तो इनकी स्पीड बढ़ती तो है मोह असंबद्धता के कारण, ठीक है, लेकिन जैसे ही दुर्बल मंडल में प्रवेश करती हैं तो इनकी स्पीड क्या है, कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ का जो पदार्थ है वो प्लास्टिक अवस्था में है, ठीक है। जैसे किचली मिट्टी नहीं होती है, आपने देखा होगा कुम्हार के घर पे जाकर के देखिएगा दिवाली में, तो किचली मिट्टी आपको मिलेगी, लगभग वैसी संरचना यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं पहले से आपको। दिवाली अगर मुंह पे आ गया तो मैंने शुभकामनाएं भी आपको दे दी। और एक निवेदन आपसे है, वो चीनी फुलझड़ियों को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो ना तो आपके प्रकृति को सूट करती हैं, ना आपके देश को सूट करती हैं। आप दिए जलाइए, जिससे आपके देश के जो दिए बनाने वाले छोटे मोटे रोजगार करने वाले लोग हैं उनको कुछ पैसा मिल जाएगा, उनके घर भी रोशन होंगे और आप इस पर्यावरण को बेहतर कर पाएंगे। दीपक जलाने के पीछे साइंस क्या है उसको समझते हैं कि नहीं समझते हैं, तो सुन लीजिए। दीपक सिर्फ इसलिए नहीं जलाया जाता है कि उजाला रहे, वो तो एक कारण है कि उजाला रहे। आप देख रहे होंगे कि पिछले 1 महीने से आप अपने आसपास ज़्यादा कीट पतंगों मच्छरों को महसूस करते होंगे, क्योंकि जब बरसात होती है तो बरसात में जगह जगह पर पानी इकट्ठा हो जाता है। जब पानी इकट्ठा होगा तो उसमें मच्छर पैदा होंगे, कीड़े पैदा होंगे, मकोड़े पैदा होंगे, पतंगे पैदा होंगे। तो दीपक दिवाली के टाइम पे जला करके उन कीट पतंगों को बुलाया जाता है उजाले के पास कि वो वहीं पर आकर के मर जाएं और इस प्रकृति में, इस वातावरण में एक संतुलन बन जाए। तो दीपक जलाने का कॉन्सेप्ट ये है। आप फुलझड़ियाँ जला के उजाला तो ले आओगे, लेकिन उन कीड़ों को कैसे मारोगे?
वो नहीं मरेंगे। वो आप जब दिए जलाते हैं तो उस तेल में आकर के पतंगा, कीड़ा, मच्छर उसी में जाकर के मर जाते हैं और दिवाली के बाद में उनकी संख्या कम हो जाती है। तो भारतीय त्यौहार बहुत ही वैज्ञानिक है, बहुत ही साइंटिफिक हैं, लेकिन हमने उनके नए नए रूप बना लिए हैं। इससे वो त्यौहार हमारे लिए उतने ज़्यादा उपयोगी नहीं रह गए हैं। बस केवल आपने जो है कुछ सिंथेटिक मिठाइयाँ खा करके, चाइनीज़ जो है गोले तमाशे उजाले कर करके आपने दिवाली मना लिया, ये दिवाली नहीं है। दिवाली वो है कि उजाला तो है ही, साथ साथ पर्यावरण भी कैसे बेहतर हो। और हाँ, मैं पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूँ फेसबुक और व्हाट्सएप पर खूब धड़ल्ले से मैसेज शेयर किए जा रहे हैं कि गोला पटाखा दागने से वातावरण प्रदूषित होता है। देखिए यूपीएससी के जो स्टूडेंट हैं वो थोड़ा गौर करके इसको सुनेंगे। एक शब्द होता है मूल्य तटस्थता, ठीक है, वैल्यू न्यूट्रलिटी। तो वैल्यू न्यूट्रलिटी का मतलब ये होता है कि जो आपकी संवेदनाएं हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, आप उनका सम्मान यदि कर रहे हैं तो किसी दूसरे वाले का भी सम्मान आपको करना चाहिए। इसको कहते हैं वैल्यू न्यूट्रलिटी। यानी कि जैसे यदि मैं शाकाहारी हूँ, यदि मैं मांस नहीं खाता हूँ, तो ये मेरी खुद की मान्यता है, मैं उस चीज़ को मानता हूँ कि मुझे नहीं खाना है। लेकिन मैं बकरीद के दिन जा करके किसी सलमान को समझाना शुरू करूँ कि नहीं तुमको नहीं खाना है। अब भाई उसको भारतीय संविधान ने आज़ादी दिया कि वो खा रहा है, उसका तरीका है, अपना करता है वो। तो इसी प्रकार आप सिर्फ दिवाली के दिन पर्यावरण का ज्ञान क्यों देते हैं? केवल दिवाली के दिन पर्यावरण का ज्ञान देना मूल तटस्थता का ह्रास है, ठीक है। और ये जानबूझ करके एक एजेंडा चलाया जा रहा है भारतीय संस्कृति को बदनाम करने का कि इसमें जो चीज़ें हैं वो साइंटिफिक नहीं है, पर्यावरण के खिलाफ हैं। दिवाली हर तरीके से पर्यावरण की रक्षक है, वो किसी भी तरीके से पर्यावरण का नुकसान नहीं करती है। और एक दिन गोले पटाखे दगाने से ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं हुई है, ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से धुएं निकल रहे हैं उनसे ग्लोबल वार्मिंग हुई है। तो उन पर तो आप बोलेंगे नहीं क्योंकि वहाँ से आपको कुछ आता नहीं फंडिंग। तो आप बस उन्हीं को कोसने की कोशिश करेंगे जो इस देश की बहुलता को बचाने में लगे हुए हैं। तो दिवाली में सावधानी से गोले पटाखे दागें, दिए जलाएं, अपने देश के लोगों को रोजगार दें और अग्रिम शुभकामनाएं आपको। हम फिर से क्लास की ओर लौटते हैं। हम बात कर रहे थे निचले मेटल की और ऊपरी मेटल की। दुर्बल मंडल आपने देख लिया। उसके बाद में मेटल में आप देखते हैं कि ये क्या है, 82% जो है आयतन कवर करता है पूरे पृथ्वी का। यहाँ आप देखेंगे कि 700 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक इसका क्या है, विस्तार है। 700 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। और ये अपने आप में पृथ्वी का सबसे ज़्यादा भाग कवर करता है। और जो इसका घनत्व है वो 4.3 से 5.5 के बीच में क्या है, टैली करता है, यानी कि उसी के बीच में घटता बढ़ता है। और ये मैंने शुरुआत में आपको बता दिया था कि जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं तो घनत्व क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, ठीक है ना। जैसे ही आप मेटल से नीचे बाह्य कोर की ओर जाते हैं, यानी कि कोर के दो पार्ट हैं, एक बाह्य कोर एक आंतरिक कोर, ठीक है। तो जैसे आप इस कोर के तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है गुटेन वर्ग असंबद्धता। अच्छा, यहाँ पर जो असंबद्धता थी, डिसकंटिन्यूटी थी, उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह गति थी। किसकी गति, तरंगों की गति। लेकिन यहाँ पर जो असंबद्धता आपको मिलेगी ये घनत्व के कारण है। किसके कारण है, घनत्व के कारण है। क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मेटल का घनत्व था ये 5.5 था, लेकिन जैसे ही बाह्य कोर में पहुँचते हैं तो घनत्व अचानक से बढ़ जाता है, क्योंकि इसकी अवस्था क्या है, ठोस है। इसकी अवस्था क्या है, ठोस है। और यहाँ पर घनत्व अचानक से बढ़ता है। इसी घनत्व के बढ़ने के कारण जो डिसकंटिन्यूटी उत्पन्न होती है उसे गुटेन वर्ग ने खोजा था, इसीलिए इसे गुटेन वर्ग डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है, ठीक है ना। अब उसके बाद में हम आते हैं बाह्य कोर पर और आंतरिक कोर पर। कोर भी दो भागों में बटे हुए हैं, एक है आपका बाह्य कोर और एक है आपका आंतरिक कोर। दोनों कोर का जो आपस में विभाजन होता है वो लेहमान डिसकंटिन्यूटी के कारण होता है। किसके कारण, लेहमान असंबद्धता के कारण होता है। लेहमान असंबद्धता के कारण होता है, ठीक है ना। तो कोर भी दो भाग में बटे हुए हैं। जो बाह्य कोर है अपेक्षाकृत उसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। लेकिन जैसे ही आप कोर में पहुंचते हैं तो उसका घनत्व क्या है, बढ़ जाता है। यानी कि जो डी है यानी कि घनत्व है वो नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि 13.6 यहाँ का घनत्व है और जो है 10 से 12.3 के बीच में बाह्य कोर का घनत्व होता है,
ठीक है ना। जो कोर वाला पार्ट है ये करीब 16% पृथ्वी के आयतन में योगदान करता है। किसके? पृथ्वी के आयतन में 16% तक योगदान करता है। वहीं जो आपका क्रस्ट है वो 0.5% योगदान करता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपने देखा कि इनमें क्या क्या अंतर है, ठीक है। एक चीज़ और इसमें बता दूं, उसके बाद में ये आपका टॉपिक कवर हो जाता है। जैसे जैसे आप पृथ्वी के नीचे जाते हैं तो तापमान बढ़ता चला जाता है। क्या होता है? तापमान बढ़ता चला जाता है, ठीक है। और जैसे ही आप 32 किलोमीटर नीचे जाते हैं तो तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे ही आप 32 किलोमीटर नीचे जाते हैं तो तापमान क्या होता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। तो आप इसको यहाँ पर मेंशन भी कर लेंगे। जैसे ही आप 32 किलोमीटर जाते हैं तो क्या होता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। अब यहाँ से क्या क्या चीज़ें आप निकाल पाए? क्रस्ट से कोर की ओर जाने पर घनत्व बढ़ रहा है। क्रस्ट से कोर की ओर जाने पर आपका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, यानी कि ताप भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप जान पाए। पूरा वर्गीकरण मुझे उम्मीद है कि समझ में आपको आया होगा। ये जो डिसकंटिन्यूटी है इससे भी सवाल पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। यहाँ पर एक सवाल कई बार जो है वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आंतरिक भाग है उसमें क्या पाया जाता है। तो उसमें निकिल और फेरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निकिल और फेरस पाया जाता है। इसको नीफे इसीलिए कहा जाता है, ठीक है ना। और जो पूरा आपका ये मेटल है ना, ये बेसाल्टिक चट्टानों से बना हुआ है। किससे बना हुआ? बेसाल्टिक चट्टानों से बना हुआ है। बेसाल्टिक चट्टानों से बना हुआ है। तो अब इस टॉपिक में कुछ और बचा नहीं है, ये पूरा टॉपिक आपका कवर हो गया। कल हम किसी अन्य टॉपिक के साथ आपसे रूबरू होंगे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि क्या कमी है कि व्यूअरशिप घटी है पिछले कुछ वीडियोस में, आपको क्या कमी लग रही है क्लास में, आपको क्या कमी है, या यूँ कहें कि आप किसी और विषय को पढ़ना चाहते हैं तो आप बताएंगे उसको इस वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख करके। और यदि आपको सब कुछ ठीक लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और शेयर करते रहिए अपने और दोस्तों के पास। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।